हेलो एवरीवन। तो हमने अस्थमा के पार्ट 1 में उसका डेफिनीशन, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह और पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी। अब हम इसमें देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि अस्थमा का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर, जिसे बीटा एगोनिस्ट भी कहते हैं। इसका यूज करके हम अस्थमा का मैनेजमेंट कर सकते हैं। They causes the widening of airway by relaxing bronchial smooth muscle by stimulate beta receptor. Example salbutamol, formoterol, albuterol. तो ब्रोंकोडाइलेटर, जिसे हम शॉर्ट में बीटा एगोनिस्ट भी बोलते हैं, क्या करते हैं, एयरवे में इन्फ्लामेशन होता है जिससे वो नैरो हो जाते हैं। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर जो एयरवे होते हैं उनकी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होती है उसको, जो ब्रोंकियल की स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स कर देते हैं। जब किसको स्टिमुलेट करते हैं, बीटा रिसेप्टर को। ब्रोंकोडाइलेटर क्या करते हैं, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स करते हैं बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, जिससे जो एयरवे होता है जो नैरो हो गया होता है वो अब वाइड थोड़ा पहले से चौड़ा हो जाता है, जिससे एयर इजीली पास हो सके। इसके लिए हम कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, साल्बुटामॉल, फॉर्मेटेरॉल और एल्ब्यूटेरॉल। नेक्स्ट है जेंथिन डेरिवेटिव्स। जेंथिन डेरिवेटिव्स दे हैव अ डायूरेटिक इफेक्ट एंड रिलैक्सेस स्मूथ मसल स्पेशली अ ब्रोंकाई। एग्जांपल थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। तो जेंथिन डेरिवेटिव्स में थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन ये ड्रग्स आते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। इनका डायूरेटिक इफेक्ट भी होता है और दूसरा ये भी वही काम करते हैं जो ब्रोंकाई की, जो ब्रोंकाई में ही मेनली होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, जिससे वहाँ की जो एयरवे की जो मसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। तो ये ब्रोंकाई की मसल को रिलैक्स कर देते हैं जिससे एयरवे थोड़ा वाइड, थोड़े चौड़े हो सके। एंटीकोलिनर्जिक क्या करते हैं, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये भी सेम काम करते हैं, ब्रोंकाई की स्मूथ मसल में जो स्पाज्म होता है उसको कम करते हैं, उनको रिलैक्स कर देते हैं और साथ ही साथ ये दूसरा काम क्या करते हैं, जो म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा था उसको भी कम करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक दो वर्क करते हैं, एक तो स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन को, स्मूथ मसल के को रिलैक्स करवाते हैं जिससे एयरवे जो नैरो हुआ था वो वाइड हो सके, और दूसरा जो सिक्रीशन हो रहा था म्यूकस का उसको कम करते हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एट्रोपिन सल्फेट, जिसका आपने नाम सुना होगा, नेबुलाइजर जो पेशेंट को कराते हैं, और इप्राटोपियम। फोर्थ पॉइंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक होते हैं, क्योंकि अस्थमा में मेनली होता है क्या, इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि वो इन्फ्लामेशन कम हो सके। और अस्थमा एलर्जी के कारण भी होता है, तो एलर्जी को कम करने के लिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी देते हैं, जैसे प्रिडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रिडनिसोलोन हो गया, बीटामिथासोन। ये ड्रग्स मेनली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मास्ट सेल में ही आके एलर्जन बाइंड होता है, तो ये मास्ट सेल की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, जो मास्ट सेल की एक्टिविटी होती है उसको रोक देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, क्रोमोलिन सोडियम। तो ये होगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट तो यही है, प्रोवाइड द ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब। जैसे डॉक्टर ड्रग प्रिस्क्राइब करता है वैसे हमें पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। अगर ब्रोंकोडाइलेटर बोले तो ब्रोंकोडाइलेटर्स में अपन ने बहुत सारे पढ़े ही थे। एंटीकोलिनर्जिक में जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामिथासोन हो गए। ब्रोंकोडाइलेटर्स देख सकते हैं, साल्बुटामॉल वगैरह हो गए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देख सकते हैं। नेबुलाइज करना है पेशेंट को नेबुलाइज करना है किसकी मदद से, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की मदद से, ताकि वो जो ब्रोंकाई की स्मूथ मसल है वो रिलैक्स हो सके। जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, वहाँ एक और थी एट्रोपिन सल्फेट, दोनों ही यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड करना है पेशेंट, प्रोवाइड द म्यूकोलाइटिक्स टू फैसिलिटेट थिक स्पुटम टू एक्सपेल आउट। म्यूकोलाइटिक एजेंट देना है, जिससे अस्थमा में क्या होता है, जो स्पुटम होता है वो बहुत थिक हो जाता है, जिससे उसको एक्सपेल आउट करने में दिक्कत जाती है। तो ये म्यूकोलाइटिक देते हैं तो जो थिक स्पुटम बनता है वो ईजिली बॉडी से निकल सके, एक्सपेल आउट हो सके। फिर मॉनिटर करना ABGS को, मतलब एंड आर्टीरियर ब्लड गैस सप्लाई को मॉनिटर करना है। पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज करके हमको पल्स देखना है और डिटेक्ट करना है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया तो नहीं है, O2 लेवल कम तो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन लेवल। एलिवेट हेड ऑफ बेड, चेंज पोजीशन रेगुलरली, प्रोवाइड फॉलर या सेमी फॉलर पोजीशन टू एक्सपेंड लंग प्रॉपरली एंड टू रिलीव डिस्पनिया। जो बेड का हेड है उसको एलिवेट करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। पेशेंट की पोजीशन को रेगुलर बेसिस पे बदलना है। पेशेंट को फॉलर या सेमी फॉलर पोजीशन देनी है, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो लंग होगा वो प्रॉपर्ली अच्छी तरह से एक्सपेंड हो सकें, फैल सकें, जिससे पेशेंट को डिस्पनिया जो हो रही थी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, उससे रिलीफ मिल सके। पेशेंट को टीच करना है टेक्निक यूज करें इन्हेलर को, और टाइम बताना है, और व्हेन दे आर यूज टू डिक्रीज सिम्टम, और कब उसको टाइम मतलब धीरे धीरे कम कर देना है जब सिम्टम्स कम हो। तो
जैसे कि पेशेंट को टीच करना है टेक्निक टू यूज इन्हेलर्स और टाइम बताना है। जैसे कि पेशेंट को बताना है कि इन्हेलर को कैसे होल्ड करना है, कैसे पॉज करना है 2 से 5 मिनट के लिए पफ को और कैसे इन्हेलर की क्लीनिंग करनी है। तो पेशेंट को ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, पेशेंट को म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे, एबीजी मॉनिटर करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से हाइपोक्सिया देखेंगे, पेशेंट के बेड के हेड को हल्का एलिवेट करेंगे, पेशेंट की पोजीशन को चेंज कराएंगे ताकि उससे जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उससे रिलीफ मिल सके। पेशेंट को इन्हेलर कैसे यूज करना है और किस टाइम यूज करना है उसकी टेक्निक बतानी है। तो ये ओवरऑल हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।